तो चलिए आज जानते हैं कि क्या सेना अपने कुत्तों और घोड़ों को रिटायरमेंट के बाद गोली मार देती है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि भारतीय सेना अपने कुत्तों और घोड़ों को रिटायरमेंट के बाद गोली मार देती है। सेना के गोली मारने से जुड़े कई तथ्य सोशल मीडिया पर भी प्रसारित होते हैं और इंटरनेट पर भी कई रिपोर्ट ऐसी है जो बताती है कि रिटायरमेंट यानी कुत्तों की सेवा खत्म होने के बाद सेना की ओर से उन्हें मार दिया जाता है। दरअसल भारतीय सेना में जवानों की तरह कुत्तों को भी रिक्रूट किया जाता है और उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग में इन्हें बम या कोई भी विस्फोटक में सूंघने में मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। सेना के पास ज़्यादातर लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते होते हैं। इतना ही नहीं, इन कुत्तों की रैंक और नाम भी होता है और रिटायरमेंट होने पर कई रस्म फॉलो भी की जाती है। हाल ही में यूक्रेन ने तो रूस युद्ध में बेहतरीन काम करने के लिए एक कुत्ते को सम्मानित भी किया था। सेना की ओर से कुत्ते को गोली मारने के दावे के पीछे कहा गया है कि सेना कुत्तों को इसलिए मार देती है क्योंकि इंडियन आर्मी ऐसा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करती है। आर्मी के लोगों को डर रहता है कि रिटायरमेंट के बाद अगर कुत्ते गलत हाथों में पड़ जाए तो मुश्किल हो सकता है। ऐसे में उनका गलत इस्तेमाल न हो, इसलिए इन एक्सपर्ट कुत्तों को गोली मार देते हैं। साथ ही आर्मी के सेफ और खुफिया ठिकानों के बारे में पूरी जानकारी होने की बात भी कही जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर रिटायरमेंट के बाद इन कुत्तों का क्या किया जाता है। दरअसल सेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय सेना रिटायरमेंट होने के बाद कुत्तों को मेरठ कुत्तों के लिए और उत्तराखंड के हेमपुर घोड़ों के लिए के वृद्धाश्रम में भेज देती हैं। यहाँ उनका खास ख्याल रखा जाता है और रहने के लिए जगह भी दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, अफ़गानिस्तान की बच्चाबाजी परंपरा क्या है और क्यों इसे बंद किया जाना चाहिए। दरअसल अफ़गानिस्तान में लड़कों और लड़कियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर नचाने की प्रथा है। इस प्रथा को बच्चेबाजी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी में नाचने के बाद कुछ लोग इन लड़कों का यौन शोषण भी करते हैं। बच्चाबाजी की प्रथा इस क्रूरता को एक कदम और आगे ले जाते, जहां युवा लड़के को बच्चा बरिश दाढ़ी रहित लड़के के रूप में भी जाना जाता है। बच्चे के शरीर को बेचने, कामुक नृत्य में लिप्त होने और महिलाओं के रूप में पोशाक बनाने के लिए बनाया जाता है। इस दौरान कई ताकतवर पुरुष युवा लड़कों को खरीदते भी हैं। इस प्रथा पर थोड़ा लगाम लगाने की कोशिश भी की गई है। यह तब हुआ जब अफगान सरदारों ने सत्ता और धन का प्रदर्शन करने के लिए एक या एक से अधिक लड़कों को खरीदना शुरू कर दिया था। लड़कों को या तो अपहरण कर लिया जाता था या उनके परिवारों से खरीदा जाता था। अक्सर उन्हें महिलाओं के रूप में तैयार किया जाता था और मेकअप पहना जाता था और निजी पार्टियों और शादियों में डांस करवाया जाता था। इन युवा लड़कों को स्वामित्व अवैवाहिक या विवाहित पुरुषों के पास होता था जो उन्हें यौन सुख के लिए रखते थे। बच्चाबाजी की इस प्रथा को बंद करने की बहुत सारी कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, इंसानियत के खिलाफ। दरअसल बच्चाबाजी इंसानियत के खिलाफ एक घृणित अपराध है। यह बच्चों के अधिकारों की अवहेलना को प्रमोट करता है और उन्हें अधिकारहीनता में डालता है। नंबर 2, मानवाधिकार का उल्लंघन। बच्चाबाजी मानवाधिकार का सीधा उल्लंघन है जिससे बच्चों की आत्मसम्मान और विकास पर हानि पहुंचती है। नंबर 3, नकारात्मक सामाजिक प्रभाव। इस प्रथा के चलते सामाजिक बुराइयों का संचार होता है और सामाजिक मापदंडों को ध्वस्त किया जाता है। नंबर 4, धार्मिक और नैतिक आधार। बच्चाबाजी धार्मिक और नैतिक मानकों के खिलाफ है। यह एक गलत और अमानवीय कृत्य है जिसे समाज से हटाने की ज़रूरत है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। दरअसल साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 79.8% हिंदू जनसंख्या है, लेकिन संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और देश में सभी धर्मों को मानने वाले नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। भारत दुनिया के सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष देशों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व के करीब 52 से अधिक देशों में हिंदू रहते हैं, जिसमें भारत, नेपाल, फिजी, सूरीनाम और मॉरिशस में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत 1976 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। इसे पहले संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख था। इसके अलावा भारत के संविधान में साल 1976 में 42वें संशोधन करके उसकी प्रस्तावना में भारत के लिए समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए थे। यानी देश के संविधान की प्रस्तावना में ही इसे सेकुलर राष्ट्र बताया गया। 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के दौरान किया गया था और उस वक्त संविधान में और भी कई बदलाव हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्या करना होगा।
हालांकि यह संभव नहीं लगता, लेकिन यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने पर विचार आगे बढ़ता है तो इसके लिए सबसे पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी और इसके बाद संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता भी होगी। संशोधन के बाद ही धर्मनिरपेक्ष की जगह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, जब फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं होते तो फिर इमरजेंसी कॉल कैसे लग जाता है। दरअसल जब आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका फ़ोन ऑपरेटर के नेटवर्क से कनेक्शन नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में इमरजेंसी कॉल दूसरे तरीके से कनेक्ट किया जाता है। दरअसल जब आपका फ़ोन अपने ऑपरेटर के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता तो यह ऑटोमेटिक उस एरिया में उपलब्ध किसी भी दूसरे मोबाइल नेटवर्क से कॉल कनेक्ट करने का प्रयास करता है। इस स्थिति में इमरजेंसी कॉल किसी भी नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किए जा सकते हैं। ऐसे में जब सामान्य कॉल नहीं हो पाती है तो इमरजेंसी कॉल हो पाता है। इसलिए जब भी आप इमरजेंसी कॉल करते हैं तो प्राथमिकता रहती है कि इसे किसी भी नेटवर्क के इस्तेमाल से कनेक्ट किया जा सके। इस स्थिति में कोई स्पेसिफिक नेटवर्क से कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है और इस वजह से इमरजेंसी कॉल हर स्थिति में लग जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, नपुंसकता का स्थायी और घरेलू इलाज क्या होता है। दरअसल नपुंसकता का मतलब है पुरुष या उसकी स्त्री संभोग करने के लिए तैयार नहीं होता है या फिर उसे संभोग करते समय लिंग में शक्ति न हो और वह अधूरा रह जाता है। यह एक आम समस्या है जो पुरुषों में देखी जा सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए कई उपाय और इलाज उपलब्ध हैं। इन्हें प्रयोग करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल नपुंसकता एक ऐसी समस्या है जो पुरुषों को देखभाल और उनकी सेहत के बारे में चिंतित करती है। नपुंसकता की समस्या में पुरुष अपने शारीरिक संबंधों के लिए पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाता है। नपुंसकता एक सामान्य समस्या है जो बहुत से पुरुषों को प्रभावित करती है। यह समस्या सबसे अधिक उन पुरुषों में देखी जाती है जो बढ़ती उम्र वाले होते हैं। इसके अलावा नपुंसकता के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, मोटापा। वजन के बढ़ने से शरीर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है जो अधिक इंसुलिन की उपस्थिति को प्रेरित करता है। इससे मधुमेह हो सकता है जो नपुंसकता का कारण बनता है। नंबर 2, मधुमेह। मधुमेह रोग भी नपुंसकता का एक कारण हो सकता है। शुगर के स्तर में वृद्धि से अवसाद, तनाव, थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो संभोग के दौरान सक्रिय रक्त प्रवाह में कमी का कारण बनती है। नंबर 3, हृदय रोग। हृदय रोग भी नपुंसकता के कारण हो सकता है। हृदय रोग या दिल के रोग से ग्रस्त व्यक्ति की धमनियों में जमा हुए फैट के कारण उनके आकार में कमी होती है। इससे रक्त का सही रूप से संचार नहीं हो पाता है जो संभोग के दौरान नपुंसकता का कारण बन सकता है। नंबर 4, मानसिक रोग। मस्तिष्क संबंधी रोग जैसे माइग्रेन या अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति को संभोग करने के लिए उत्साह नहीं होता है जो नपुंसकता का कारण बन सकता है। इसके अलावा मस्तिष्क संबंधी रोग व्यक्ति के व्यवहार और मूड पर भी असर डाल सकते हैं जो भी संभोग के लिए आवश्यक होता है। नंबर 5, प्रोस्टेट ग्रंथि के रोग। प्रोस्टेट ग्रंथि के रोग भी नपुंसकता के कारण हो सकता है। इस रोग में प्रोस्टेट ग्रंथि में संक्रमण, वृद्धि या कैंसर की स्थिति होती है जो संभोग के दौरान दर्द और समस्या उत्पन्न कर सकती है। नंबर 6, यौन रोग। यौन रोग भी नपुंसकता का एक कारण हो सकता है। इसमें संभोग के दौरान दर्द या अन्य समस्या हो सकती है जो संभोग की उत्सुकता को कम कर सकती है और नपुंसकता का कारण बन सकती है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि नपुंसकता का स्थायी और घरेलू इलाज क्या हो सकता है। जैसे नंबर 1, अश्वगंधा का इस्तेमाल करें। अश्वगंधा एक प्राकृतिक आयुर्वेदिक दवा है जो नपुंसकता के इलाज में मदद कर सकती है। आप दिन में 2 बार अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, कपूर का इस्तेमाल करें। कपूर एक अन्य घरेलू उपाय है जो नपुंसकता के इलाज में मदद कर सकता है। आप इसे तेल में घोलकर लिंग पर मालिश कर सकते हैं। नंबर 3, शातावरी का इस्तेमाल करें। शातावरी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और सेक्स से रिलेटेड समस्याओं को दूर करती है। नंबर 4, संतुलित आहार लें। एक संतुलित आहार आपको नपुंसकता से बचने में मदद कर सकता है। इसमें फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल होना चाहिए। नंबर 5, व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करना आपको नपुंसकता से बचाने में मदद कर सकता है। योगा और ध्यान भी नपुंसकता के इलाज में मददगार हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, 1 महीने के लिए मीठा खाना छोड़ देने पर क्या होता है। इसमें होता यह है कि नंबर 1, आपका दिल शरीर का सबसे संवेदनशील भाग होता है। इस वजह से उसे कहीं ज़्यादा आपकी केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी दिनचर्या से चीनी को हटा देंगे तो यकीन मानिए इससे आपके दिल को बहुत आराम मिलेगा और साथ ही वह और जवान रहेगा। नंबर 2, मीठा छोड़ने पर आपकी त्वचा पर भी इसका स्पष्ट नज़र आएगा। वह स्वस्थ और चमकदार तो बनेगी, साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पर गड्ढे या खुले छिद्र है तो यह भी गायब हो जाएंगे। नंबर 3,
वह लोग जो अपने भोजन में मीठे की मात्रा कम रखते हैं उनके चेहरे पर उम्र की परछाई बहुत देर से पड़ती है। ज़्यादा चीनी को खाने से चेहरे की त्वचा में सूजन आने लगती है। आपका चेहरा झुर्रियों से मुक्त तभी रहेगा जब आप मीठा खाने की आदत को कम कर देंगे। नंबर 4, मीठा ज़्यादा खाने की वजह से नींद सही नहीं आती। आपने खुद यह नोटिस किया होगा, जिस रात आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं उस रात नींद आने में परेशानी होती है। कई बार यह इंसोम्निया तक पहुंच जाता है, इसलिए आपको मीठा कम से कम खाना चाहिए।